सभी को जय भारत जय संविधान। मैं राजकुमार सैनी जी, एक्स एमपी कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जो है रथ यात्रा में बिजी है। वो उन्होंने आना था, लेकिन उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि वो रात भर इस जनता को जगाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा है उसको बताने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। एक जीता जागता उदाहरण राजकुमार सैनी जी हैं आपके बीच में, जो बीजेपी के सांसद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है ना नहीं मानकर और ओबीसी के आरक्षण में किसी और को जो है कहती है कि हाँ आ जाओ, जिसके पास खुद पहले से ही नौकरियों में कब्जा है नंबर 1 स्थान पर, उसको भी जो है कह देती है कि हाँ आप आ जाओ और इसमें घुस सकते हो। तो राजकुमार सैनी जी ने तुरंत बीजेपी को उसकी गलत नीतियों, विषमतावादी नीतियों के चलते हुए जब उन्होंने देखा तो उसको छोड़ दिया था। राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर उसकी सदस्यता तुरंत जो है रद्द कर दी जाती है तो एक आम अधिकारी का क्या होगा, एक आम नागरिक का क्या होगा? उसको तो धरती पे से ही, भारत से ही उठवा देंगे, मरवा देंगे। ये सोचने का विषय है। ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, मैं इस भारत की जनता से हूं। तो ये सोचने का विषय है कि अगर कोई आपका मीडिया कर्मी जो है, अगर वो भाजपा के विरोध में दिखाएगा तो आपको तो उठवा लेंगे ये लोग। तो ये सब के सोचने का विषय है कि लोकतंत्र की हत्या इतनी निर्ममता से और इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है कि राहुल गांधी की यादव पदयात्रा से पहले राहुल गांधी को पप्पू घोषित किया। अब वो काम कर रहा है तो उसके काम से के डर से आप लोग क्या उसको जो है कि कहीं ये आगे कुछ ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए, तो आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने उसका अपने रास्ते में से कांटे को हटा दिया है। या तो ये सिद्ध होता है, या ये जो आपके काले कारनामे हैं, जो अपने लोगों को आप जो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दी है अडानी के लिए कि उसका मुद्दा सामने ना आए। देखिए पार्लियामेंट किस लिए होती है, विपक्ष किस लिए होता है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट में उस पर क्वेश्चन किया जाए गवर्निंग पार्टी से कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको शेयर क्यों दे रहे हो, लेकिन आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देंगे, तो विपक्ष तो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि हम एक डेमोक्रेटिक उसमें कंट्री में जी रहे हैं या हिटलरशाही तानाशाही में जी रहे हैं। ये स्पष्ट करना पड़ेगा मोदी सरकार को। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर मोदी सरकार अगर इतना ही जो है फास्ट ट्रैक से काम करती है तो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, आपका मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, ये निर्मम हत्याएं, बलात्कार होते जा रहे हैं, हत्याएं होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के, बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन पे क्यों नहीं एक्शन होता तुरंत? क्यों महिलाएं 50% इस देश की आज भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है तार अभी एक नई नवेली यूपी में ही नई नवेली दुल्हन के लिए साथ जो है रेप हुआ और उसकी जो है दुर्दशा जो है आपके सामने है ये सब, तो उस पर कोई फास्ट ट्रैक एक्शन क्यों नहीं होता? कोई कोर्ट क्यों नहीं एक्शन लेती इन बलात्कारियों के खिलाफ? तो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये एक्शन लिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उन पे जो है ना जो आप माफी जो लोग मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मांग रहे हैं। देखिए 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन 4 स्तंभ तो हमने गिनवा दिए, लेकिन 4 स्तंभ का आधार किसी भी बिल्डिंग के जो पिलर है वो किसी ना किसी बेस पे रखे होते हैं। तो जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर आपको बताए, लेकिन पिलर खड़े किसके होंगे? पिलर खड़े होंगे जनता। जनता इसका आधार है चारों पिलर का। और इस जनता को 85% जनता को आपने तिल कर बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया है। महिलाओं को दोबारा से आप लोगों ने उसी दहशत में जीने के लिए
लिए मजबूर कर दिया है। मुश्किल से सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी ने हमें जो है बोल्ड बनाया था, शिक्षित बनाया था। हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी, साहू जी महाराज जी, वीपी सिंह जी के जरिए हमें आरक्षण मिला, हम नौकरियों में आई। लेकिन आज जो दहशत हम देख रहे हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये नहीं कह सकते कि आप मीडिया जो है ना रात को जाइएगा, कहीं की भी कवरेज कर लीजिएगा। ये आजादी आज भी मुझे नहीं मिली है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गलत है। मैं ना बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना किसी, मैं सिर्फ नेताओं के खिलाफ हूँ जो भ्रष्टाचार को, जो बलात्कार को और जो लोकतंत्र को और जो संविधान की हत्या करने में लगे हुए हैं। मैं उन सारे नेताओं के खिलाफ हूँ। अगर एक्शन लेना है तो सबके खिलाफ इलेक्शन लो। जितने भी क्रिमिनल बैठे हैं, सारे क्रिमिनल्स को, मैं खुद इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। मैं एक सरकारी नौकरी पर थी और राजकुमार सैनी जी की पार्टी से मैंने सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा। देखिए, आपको ईमानदार नहीं चाहिए, आपको टीचर नहीं चाहिए। अगर मैं कोई क्रिमिनल होंगी, मेरे पास पैसा होगा तो वोट खरीद सकती हूँ। मैं ईवीएम में अपने जो है कितने भी घोटाले करवा सकती हूँ। तो मेरे पास जो है पैसा कैसे आएगा 2 नंबर का जब मैं गलत काम करूंगी? यानी आपको नेता बनना है तो पहले भ्रष्टाचारी होना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये सिस्टम सभी पार्टियां अपना रही हैं और 2024 में भी अगर ये विपक्ष एक नहीं हुआ, अपने अपने स्वार्थ में, कभी ब्राह्मणवाद हावी हो रहा है, कभी पूंजीवाद हावी हो रहा है, कभी परिवारवाद हावी हो रहा है। इस जनता को कितने वादों में आप जो है पिटोगे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। तो इन सारे वादों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। परिवारवाद से, जातिवाद से, सारी पार्टियां जातिवाद में लगी हुई हैं। जातिवाद से ऊपर उठिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कीजिएगा। राजनीति करनी है तो योग्यता के नाम पर कीजिए। शिक्षा मंत्री जिसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना नहीं देना नहीं है, चाहे वह आपके किसी भी पार्टी के शिक्षा मंत्री हो। मैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड हूँ, इसीलिए मैं उनका टॉपिक उठाया है। तो मेरा यही कहना है कि ये सोशल मीडिया वाले भी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत खबर कि भाई गलत खबर से इससे जो है मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो गलत खबर आपकी आने वाली पीढ़ी का, आज तो आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी का रोजगार भी छीनेगी, उसका सम्मान भी छीनेगी, उसका मान भी छीनेगी और वोट का अधिकार भी छीनेगी। तो इसीलिए आप लोगों से भी अपील है मेरी कि आप जो है सही खबर के साथ खड़े होइए, चाहे आपको व्यूअर्स कम मिले या ज्यादा मिले। राजकुमार सैनी जी की रथ यात्रा, चौथे चरण की रथ यात्रा खत्म हो गई है, 5वें चरण की उनकी रथ यात्रा चल रही है। वो गली बाजार चौराहों पर सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लेके जा रहे हैं कि देखिए, हिंदुत्व के नाम पर आपकी वोट तो ली जा रही है लेकिन गवर्नर आपके नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस आपके नहीं। आपको जब सीएम बनाना होता है तब आपके लोग नहीं मिलते हैं। इनको आईएएस आईपीएस बनाना होता है तो 314 बच्चे ओबीसी के जो है आपने जो है क्रीमी लेयर लगा के हटा दिए। ये क्या है? ये इस देश के लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? तो हम तिल तिल करके आप नौकरियों में मार रहे हो, जो आपके लिए सवाल उठा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हो, उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये देश जो है, मैं तो खुद सोच रही थी कि बाहर के देशों में मुझे जाना चाहिए और उनसे अपील करनी चाहिए कि भारत में आज भी महिलाएं 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और महिलाएं तो शूद्र से नीचे भी आती है। ये आज भी पैरों की जूती है, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला क्यों ना हो। ये सब हम फील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मेरे देश में ऐसी कोई सरकार नहीं बनती है तो हमें मजबूरन महिलाओं को भी बाहर के देशों में जाके ये कहना पड़ेगा कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है। तो राहुल गांधी पे क्या करो ना, हमारी भी सदस्यता, मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ अपनी नौकरी से। जब नौकरी खो दी, आप क्या मेरे जीवन ले लोगे? जैसे बाबू जी जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, जिन्होंने कहा कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 भाग शोषित है, इसका जो है धन, जमीन, शासन, सत्ता, प्रशासन पर इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। ये मेरे नेताओं की कमजोरी है। जितने भी बैकवर्ड के, जितने भी SC ST के, जितने भी माइनॉरिटी के MP MLA बैठे हैं, आज सरकार गिरा सकते हैं लेकिन अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। अपना बिजनेस चमकाना है क्या तुमको? अपने जनता की
दिलवा दीजिएगा। राजकुमार सैनी जी कहते हैं 100% आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये MP रखे ना अपनी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि हम आपका समर्थन करेंगे, सबका हिस्सा सबको दे दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। हर किसी को उसकी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की इजाजत है। आप एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पैसे को खर्च कर रहे हो। ये सरकारी पैसा आपके बाप दादा का पैसा नहीं है, ये जनता के खून पसीने का कर है, ये टैक्स है, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ आज एक धर्म के प्रमोशन के लिए लगा रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा जो है जुर्म है। आप बाबाओं के कितने जो है आपको मिल रहे हैं केसेस, और फिर भी हमारे बाबा रोज नए पैदा हो रहे हैं। भाई इतनी बड़ी तादाद में कोई गुरु पैदा हो रहा है, अच्छा उसका तो आप नहीं दिखाते। कोई डॉक्टर जो है भारत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका तो आप नहीं दिखाते। कोई वकील जो है जनता के फेवर में काम कर रहा है, उसका तो आप नहीं दिखाते। ये पाखंड और अंधविश्वास महिलाओं में भर भर के 50% महिलाओं को आज इस देश का दुश्मन क्यों बना रहे हो आप लोग? ये सवाल है हमसे। राहुल गांधी क्या सवाल करेंगे? सवाल ये सारी महिलाएं करेंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं करेंगी, जो सावित्रीबाई फुले के दिए हुए हथियार से, शिक्षा रूपी हथियार से आपसे सवाल कर रही है कि हमें पाखंडी क्यों बनाया जा रहा है। हमें व्रत का डर, हमें उपवास का डर, हमें जो है चांद सितारों का डर क्यों दिखाया जा रहा है? हमें हमारी नौकरी दे, हमारी हिस्सेदारी दीजिएगा, नहीं तो ये MP MLA, ये महिलाएं अगर जागरूक हो गई तो ये पिटेंगे। मैं ये कह रही हूँ, अगर इन्होंने हिस्सेदारी नहीं ली, अपने अपने समाजों की मुखौटा दिखा के वोट तो ले लेते हो, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते आप लोग। या तो इसी पार्टियों में रहकर अपनी हिस्सेदारी मांग लो अपने लोगों की, नहीं तो पार्टी छोड़ दीजिएगा। ऐसा देश चाहते हो कि जहां खीर से बच्चे पैदा हो? क्या आप ऐसा देश चाहते हो जहां पे मैल से बच्चे पैदा हो जाते हैं? तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो है आप साइंटिफिक साइंस आज सब जो है मोबाइल हाथ में लिए हुए, लेकिन धन्यवाद भगवान का करते हैं, धर्म का करते हैं। उस साइंस का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस गुरु का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस किसान का कोई धन्यवाद नहीं करता, उस सिपाही का कोई धन्यवाद नहीं करता जो इनको कुछ दे रहा है। जो नहीं दे रहा है उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं। तो ये देश जो है गुमराह हुए जा रहा है, इस हद तक गुमराह हुआ जा रहा है कि अगर 2024 में यही RSS और यही भाजपा दोबारा आती है तो हमें डर है कि महिलाओं को दोबारा बाल विवाह की तरफ दोबारा धकेल दिया जाएगा। हमें पढ़ाई तो दूर, हमारी जो है शादी कर दी जाएगी, और अगर हम विधवा हो जाएंगे तो हमें बाल कटवा के मुंडवा के रो के अपने घर में दोबारा से वही दिन हमारे वापस आ जाएंगे। फिर कोई नई सावित्रीबाई फुले, नई फातिमा शेख, नई ज्योतिबा फुले, नए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियार, ललाई सिंह यादव फिर पैदा होंगे और हजारों साल फिर लगेंगे, और फिर जाके फिर हम जो है दोबारा जो है अपनी आजादी पा पाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस देश को बर्बाद करने की पॉलिसी है। हम इनका जो है भरसक विरोध करते हैं। तो आप सारा विपक्ष अगर एक हो जाए तो यानी 85% 90% जनता, नेता जो है 3-4% नेता होते हैं, बाकी जनता होती है। अगर ये जनता एक विपक्ष एक हो जाए तो हमारा जो है सत्ता हमारे हाथ में है, और जनता का हक अधिकार हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी उसको मिल जाएगी, और ये देश दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत बनेगा। इससे पहले ये बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को बलि का बकरा बनाते हैं। राहुल गांधी से हमारा कोई व्यक्तिगत ना प्यार है ना नफरत है। राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, वो सरासर गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हनन है, सत्ता का दुरुपयोग है। और अगर इस तरह से सरनेम लेके कहा जाता है लोगों को कि मोदी सरनेम पे उन्होंने कहा, तो जब लोग भगवानों को कह देते हैं, एक दूसरे के धर्म के ऊपर आलोचना कर देते हैं, और एक दूसरे के भगवानों को जो आपत्तिजनक कहते हैं, वो तो जेल नहीं जाते हैं। रही बात जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सदस्यता जो है खत्म की गई नियमता। इस नियम को अगर लागू किया जाए
तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी खत्म होना चाहिए था, वरुण गांधी का भी होना चाहिए था। इस तरह से अभी ये आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं मौर्य साहब, इनका भी होना चाहिए था। इस तरीके से हर सरकार में कहीं ना कहीं ऐसे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि हैं जो ऊल जलूल बकवास करते हैं, उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। संज्ञान में ना लेते हुए एक तरफा कार्रवाई की जाती है। और मीडिया की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को जिस तरीके से एक पक्षीय खबरें दिखाई जा रही है, अब यहाँ जो लोग आए हैं, हो सकता है मैं कह रहा हूं कि वो ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में जो है ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मोदी जी के खिलाफ होगी। हम मोदी जी ही नहीं, हर उस राजनीति के खिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर सत्ता की धनक और भनक जो है दिखाता है। वो कोई भी प्रशासक हो, कोई भी शासन करने वाला हो। और कमोबेश जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं राज्यों में, वो राज्यों में अपने हिसाब से दमन करते हैं। सत्ताधारी लोगों की ये सोच है। और लोकतंत्र सिर्फ 15% लोगों तक सीमित है। 85% सिर्फ वोट देते हैं और उन वोटों का इस्तेमाल ये सत्ताधारी दल जो है अपने हिसाब से करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी भी कीमत पे इस बार विपक्ष बिखरे ना, क्योंकि विपक्ष जो है बिखर जाता है। कोई ईडी से डर जाता है, कोई सीबीआई से डर जाता है, कोई किसी तरह से डर जाता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो राजनीति छोड़ो और घर बैठो। जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस रणनीति से। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से एकजुट होकर चुनाव लड़ो। चुनाव के बाद मतदान जो है आपस में कर लो, संसदीय दल का नेता चुन लो। अगर अभी से आप लोग नेता चुनते हो तो दूसरी पार्टी उतनी उत्साह से नहीं लड़ती है चुनाव। कि क्या केजरीवाल जो है किसी को स्पेस देंगे दिल्ली में? क्या ममता पश्चिम बंगाल में देंगी? तो जो अपोजिशन के बड़े नेता हैं वो एक तरह से आपको इशारा करते हैं कि तुम नहीं जीत सकते जब तक एकजुट नहीं होगे। अब रही बात ईडी और सीबीआई की, ईडी और सीबीआई एक स्टेट में हमला करती है तो दूसरा चुपके बैठा रहता है कि हमें तो कुछ नहीं कह रहे मोदी जी, फिर दूसरे का नंबर लग जाता है, फिर तीसरे का लग जाता है। एक एक करके सबको ध्वस्त किया जा रहा है। हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है संविधान की रक्षा के लिए, वो भी उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। नहीं तो राहुल गांधी की चलिए सदस्यता खत्म कर दीजिए आप, उससे पहले ऐसे कितने हादसे हुए पिछले 10 सालों में, उसका अध्ययन कर ले, चुनाव आयोग कर ले, अपना रिकॉर्ड निकाल ले, सारी पार्टियां कर ले, तो हर पार्टी के 10-20 नेता अयोग्य साबित हो जाएंगे अगर कार्रवाई हो। लोग कहते हैं नागरिकों को बराबर का अधिकार है, कहां बराबर का है? राहुल गांधी का तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से काम हो गया। अब बहुत से दूसरी पार्टियों के नेता हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो डिसीजन हो जाए तो वो आज बाहर हो जाए। इसमें कई मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप एक तरीके से, और मीडिया जो ये चाहता है कि हमें, एक तो ये मीडिया कहता है कि हमें राहुल गांधी के पक्ष की खबर मिल जाए तो मोदी जी की हम ऐसी तैसी करें, दूसरा कहता है कि हम मोदी जी का महिमा मंडन करें। ये हो क्या रहा है? अरे सब कहते हो कि मैं देश के लिए कर रहा हूं, तो देश के लिए करो ना, ईमानदारी से करो। अगर बीजेपी का कोई नेता भ्रष्ट है, गलत है, तो उसको ईडी भेजो, उसके अभी क्या प्रॉब्लम है? आप राम राज की स्थापना करने वाले लोग हो। राम राज में ये कहीं भगवान राम ने नहीं कहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई करो। हमें जवाब दे। कोई बीजेपी का नेता, कोई प्रवक्ता फोन उठाते हुए घबराता है। क्यों घबराता है भाई? तेरे मन में चोर है, तेरे पास जवाब नहीं है। तो धर्म जात का इस्तेमाल करके नेतागिरी हो रही है इस देश में, और चुनाव आयोग मुंह दर्शक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो कहने को कहता है लेकिन कार्रवाई क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, तो करो भाई, लेकिन उसको ये निर्देश होना चाहिए कि निष्पक्ष और निरपेक्ष चुनाव हो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में शुरू से नहीं है, क्योंकि वो सत्ताधारियों का साथ देते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, चुनाव लड़ चुका हूं। चुनाव के पर्चे लोगों के दाखिल होने पर खारिज किए जाते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता है, शराब और इसके पैसे की लालच दी जाती है। तो लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? भ्रष्टाचार की जननी तो
चुनाव सिस्टम है, उस सिस्टम को आप सुधारोगे नहीं। आप राहुल गांधी को अच्छा चलो सांसद पद से हटा दिया, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या आप साबित करना चाहते हो कि जो आपके विरोध में बोलेगा आप उसको जेल भेज दोगे? ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलता और ना चलना चाहिए। जो चीजें जो है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की अच्छी है वो अच्छे हर नागरिक को कहना चाहिए। हमें तो मीडिया पे शर्म आती है कि साफ साफ देख रहा है कि गलत हो रहा है, तब भी जो उसका विरोध नहीं करता। करना चाहिए ना। और हम तो ये कह रहे हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये 4 स्तंभ है। चारों स्तंभ मिल के खेल खेल रहे हैं। मैं तो चारों को कहूंगा खेल खेल रहे। 85% जनता जो परेशान है। नेताजी चमचागिरी में लगे हैं मीडिया वाले। जजों को लोग नियुक्ति का लालच देकर डिसीजन करवा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर पीसीएस से जो अपने हिसाब से जो है प्रशासनिक धमक दिखा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता कहां जाए बेचारी? जनता कहां जाएगी अपनी शिकायत लेके? पुलिस वालों के पास जाए, आदमी सुनता नहीं है। अगर इतनी त्वरित गति से सारी पुलिस और इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं तो मैं एक सलाह दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी को कि 10 सालों में जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने एमपी एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, उन सबके आईडी भेजो ना, अपॉइंटमेंट कर दो। बहुत बेरोजगार हैं, सबकी जांच करो, दूध का दूध और पानी का पानी लाओ। उसमें कम से कम अगर 1000 लोगों को आप पकड़ो तो 100 आदमी तो बीजेपी के भी होना चाहिए कि वो पाक साफ है। मैं कितने नाम बता सकता हूं बीजेपी के सांसदों के जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। कहां से आ गया तुम्हारे पास इतना पैसा? जांच करो। तुम कहते हो ईडी को बताना पड़ता है कि पैसा कहां से आया, तो एक नोटिस भेज दो ना टाइप करके सबको, 5000 लोगों को, कि बताओ कहां से ये आया। इसका मतलब पिक चूज करोगे तुम। हमें अडानी से कुछ नहीं लेना। अडानी को दे दिया, राहुल गांधी या कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, खत्म कर दे उसको, राष्ट्रीयकरण कर दे। रेलवे भेज दिया, भेज देने दो। जहाज भेज दिया, भेज देने दो। तुम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेके जाओ। मैं विपक्ष को कह रहा हूं, जनता के बीच में जाओ, जनता को जीतो, उसका दिल जीतो और ये घोषणा करो कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। हम सत्ता में आते ही सारा जो निजीकरण हुआ है उसका सरकारीकरण करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम करेंगे और सबको रोजगार देंगे। अब आ जाइए मीडिया पे। मीडिया पे आप जैसे लोग रात दिन मेहनत करते हो। कितने लोग बेचारे पेपर निकालते थे, नई स्कीम ला के उनको बर्बाद कर दिया, एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया कुछ उद्योगपतियों के पास। अब सोशल मीडिया वाले बेचारे कहते हैं कि मैं आऊंगा तो भाई किराया दे दो, एडिटिंग दे दो। वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको इस लायक नहीं छोड़ा। बड़े घरानों को दे दिया कि जो भोगू हम कहें वो बचाते रहो दिन भर। लेकिन आप लोगों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया से दहशतगर्द है सरकार, और विपक्ष जो है मजबूर है कि वो करे क्या। तो आप लोग तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया के भाइयों से कि वो भी कई बार ये देखते कि यार इससे टीआरपी तो मिलेगी नहीं, वो किसी मुल्ला को पकड़ लेंगे, वो खड़े होकर बीजेपी को गाली देगा, कोई गिरवे वाला आ जाएगा वो मोदी को गाली देगा। ये क्या हो रहा? अरे सोल्यूशन बताओ ना, सोल्यूशन बताओ कि ये समस्या, इसका हल क्या होगा। हमसे पूछो आप, हम बताएंगे सोल्यूशन कि इलेक्शन कैसे सही हो, अच्छे लोग कैसे चुन के आए, मीडिया वालों की तरक्की कैसे हो, यूट्यूबर को क्या सुविधा मिलना चाहिए ताकि वो इज्जत से जो अपनी पत्रकारिता कर सके। वो बेचारे 5 जगह घूमते हैं, 500 रुपए का तेल मान लो खर्च हो गया, एडिटिंग कराई 2000 रुपए की, 2500 कहां से लाएगा बेचारा? वो नौकरी तो है नहीं, तो 2500 रुपए लेने के लिए वो जो है किसी नेता से, उद्योगपति से या किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले से ही लेगा। क्या करेगा बेचारा? और मीडिया वाला आदमी और कोई काम कर नहीं सकता, जैसे नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी में रहे। तो मेरा कहने का मतलब है देश के जो नीति नियंता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता में बड़े गुरु, उनको पत्रकारों की और आम जनता की सुध लेना चाहिए। लोकतंत्र का तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो। अरे काहे का अमृत? जनता जहर पी रही है, तुम अमृत पी रहे हो। 85% लोग जो है जहर पीने को जो है परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, संघर्ष कर रही है और सबको जो है रंगीन चीजें दिखाई दे रही हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है। अरे हाईवे बनेगा, चलने लायक कार होगी, हाईवे पे पैदल चलोगे। अरे हाईवे बना रहे हो तो इस लायक तो बनाओ कि हमारे नागरिक जो है उस पर कार लेके चल सके। उस पर तो बड़े लोग कार से चलेंगे जो 15% है। अब मेन बात समझ लीजिए, जीतन राम मांझी जी से, अब नाम सुनिए मेरी बात जीतन राम मांझी से हुई। अभी वो फ्लाइट में, हो सकता है 1-1.5 घंटे में आ जाए तो उनका प्रतिनिधि आएगा। राजकुमार
सैनी साहब की राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई हैं, वो हरियाणा में कहीं बिजी हो गए थे, लिबरल पार्टी से हम आई हैं। और अब आपको एक बात और कहें, कपिल सिब्बल साहब निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया इंसाफ के सिपाही। अरे इंसाफ के सिपाही वो किसी पार्टी का थोड़ी है, आप हो सकते हो उसमें, समाजवादी हो सकती है, जनता दल सेकुलर हो सकती है, जनता दल यूनाइटेड हो सकती है, राष्ट्रीय जनता दल हो सकती है, बसपा हो सकती है। हम तो कहते हैं भाजपा में कोई परेशान है, भाजपा में कोई प्रताड़ित है, वो भी है, उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन पहले विपक्ष अपना इंसाफ तो कर ले कि हर आदमी मुख्यमंत्री सोचे कि मैं बन सकता हूं प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री बन के क्या उखाड़ लोगे तुम? इतने प्रधानमंत्री बने, क्या कर लिया उन्होंने, आप बताइए। हर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करता, मैं ये करूंगा, वो होता क्या है? तो इसलिए ऐसा आदमी आप लेके आइए जो करने वाला हो। अब करने वाला तो कहते तो सब है, आप कह दो कि आप लोग जो गठबंधन बना रहे हो या इनमें से कौन बनेगा, सुलझाने के लिए काम करें। 2024 का इलेक्शन हमारे देश के लिए देश आगे बढ़ने वाला है या पीछे जाने वाला है, ये तय करने वाला इलेक्शन है। जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, लोकशाही कहते हैं, उसको खतरा है। और कुछ सवाल जो खड़े होते हैं वो भ्रष्टाचार के सवाल है, लेकिन भ्रष्टाचार से भी कई मजबूत सवाल हमारे सामने खड़े हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं वो भी संकट में आया हुआ है। और ये सभी सवालों को हल करने के लिए इस सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। अभी हमने देखा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और बंबई हाई कोर्ट ने धर्म और राजनीति का साथ निभाना, दोनों को साथ में लेके जाना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है, ऐसा बार बार कहा है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, महाराष्ट्र में, वहां पर पिछले दो महीनों से लगातार कुछ लोग मीटिंग लेकर लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, दोनों धर्म में झगड़े लगाने की बात कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जो हमारे देश के जमहूरियत के खिलाफ है। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसकी जो मूल धारणा है धर्मनिरपेक्षता की, भाईचारे की, उसके खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसीलिए हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी का जिस स्पीड से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होना खत्म कर दिया गया, उनको घर में से निकाला गया, तो मैं समझता हूं इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों ने चुन कर दिया है और जो कुछ सवाल खड़े करता है, उस सवाल का जवाब दिए बगैर आप उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हो, ये मैं समझता हूं लोकशाही के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ है। और यही रवैया है जिस तरह से बीजेपी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सभी संस्थाओं का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में कुछ पार्टियों ने इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। उसका क्या अंजाम होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आदमी कल तक करप्ट है, उसके ऊपर ईडी का हमला होता है, जैसा वो बीजेपी में जाता है दूसरे दिन से उसकी इंक्वायरी बंद हो जाती है, ये क्यों होता है? ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी में जाने के बाद उनकी इंक्वायरी बंद करी, उसकी मालूमात हमको मिलनी चाहिए, हमारा कहना है। क्या हुआ उनके बारे में? कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र में अभी देखे हमने कि जो 50 एमएलए उनको लेकर गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाया है, बहुत से एमएलए के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की थी। क्या हुआ उसका? इसका जवाब देना चाहिए। आपने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की, उसका क्या हुआ? जनता को समझना चाहिए। लेकिन आप जनता को कुछ नहीं बताते हो, खुद की सत्ता के लिए जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो, और यही गलत है, ऐसा हमारा कहना है। यही हमारा कहना है कि ये सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना लोकशाही के लिए खतरा हो रहा है, और इसीलिए इनको हटाना ये हम सब लोगों का काम हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। हमारी बहन ने कहा कि महिला असुरक्षित महसूस करती है। इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। ये निर्भया कांड के बाद कई घटनाएं ऐसी हुई है, जैसा कठुआ में, जम्मू कश्मीर में कठुआ का रेप हुआ, हाथरस में रेप हुआ। क्या हुआ उसके बारे में? किनको सजा हुई? बल्कि कम्युनल लाइन के ऊपर उनको अत्याचार करने वालों को डिफेंड किया गया। अब तक मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमारे पर हमला हो रहा है।
कि जो गुनाह करता है उस आदमी की जात या धर्म देखकर उसकी गुनाह का असेसमेंट करना, यह मैं समझता हूं सबसे बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है। विज्ञान निष्ठा की बात कर रहे थे, हम सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये विज्ञान निष्ठा लाना ही हमारे संविधान ने कहा है। सरकार का काम है कि लोगों की सोच में विज्ञान की सोच बढ़े, यह काम सरकार का है। हम लोगों ने लड़कर महाराष्ट्र में डॉक्टर दाभोलकर जिनकी हत्या की गई, उन्होंने कानून लाया। महाराष्ट्र सरकार में जनता को साथ में लेकर जो कानून लाया, उस कानून में अंधविश्वास के खिलाफ, अंधश्रद्धा के बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई, लेकिन किसके ऊपर एक्शन हो रही है? तो ये कई सवाल हैं। राहुल गांधी के केस के ऊपर ज्यूरिडिक्शन का भी सवाल आता है। घटना घड़ी कर्नाटक में और जजमेंट मिलता है सूरत में। अभी तो मैंने सुना है कि बिहार में भी सुशील मोदी जी केस करने जा रहे हैं, कर दिया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूं कि ज्यूरिडिक्शन का सवाल है। मतलब मैं अगर बंबई में कोई अगर होता है, मैं जम्मू कश्मीर में जाकर केस करूंगा, तो क्या जम्मू कश्मीर की अदालत उसको एंटरटेन करेगी? ये बुनियादी सवाल कुछ खड़े होते हैं, तो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। और ये यही चाहते हैं, मैं समझता हूं ये मोदी सरकार यही चाहती है कि जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस इसको समझते हैं, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं आज सरकार और जुडिशरी के अंदर एक संघर्ष खड़ा हो रहा है। जनता किसका साथ देगी, ये हमको समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जनता ही आखिर में तय करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप कितनी भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमल करने वाले लोग अगर ठीक नहीं रहेंगे और जनता ऐसे ठीक नहीं रहने वालों का साथ देगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी अच्छी करो, आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक तरफ मतदाताओं को जागरूक करना यह बात है, और दूसरी तरफ वो जागरूक मतदाताओं को लेकर जिन लोगों की नियत ही जमहूरियत के खिलाफ है, जो लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश की मूल धारा को ही खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जनता को खड़ा करके 2024 के इलेक्शन में देश बचाओ बीजेपी हटाओ ये नारा लेके हमको आगे जाना पड़ेगा। इतने मैं आपको कहना चाहता हूं। डिसीजन दिया है, मेगा फाइटिंग इंटेंशन के तहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को ऐसा निर्णय और नियम बनाना चाहिए कि इधर की बात उधर करके दूसरे स्टेट में जाके मुकदमा करके डिसीजन ना दे सके कोई जज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मेगा फाइटिंग इंटेंशन दे तो उस जज को बर्खास्त किए जाने की व्यवस्था होना चाहिए। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी यह अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखें? राहुल गांधी कांग्रेस और पार्टियां भ्रष्ट थी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें। आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवाद करके सत्ता की चाशनी न चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। सुनिए, राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहां जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लटमार के भड़का दूंगा तो क्या करूंगा? और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा? अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। और अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं।
ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा, उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति में धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर है कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के कांग्रेस को आपने कितने बार बोला है कि ये गलत ऑब्जेक्ट किया उन्होंने? हाँ सुनिए, मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया। अब सुन लो, अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चमचागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है कॉन्फ्रेंस करने का। अब सवाल पूछिए, क्या आपकी पार्टी केस करेगी राहुल गांधी पे? सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, पहली चीज सुनिए। राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह के बेटे की जांच नहीं होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। जांच करो, अस्पताल कैसे बना लिए उसने, लिस्ट दूं, 500 नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजूंगा मैं। फ्यूज है, जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास्क लीडर कैसे बनेंगे। केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। अच्छा, लोकतंत्र खतरे में क्या? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में है, अडानी पे कार्रवाई हो रही है तो देश पे हमला हो गया, ऐसे ऐसे बयानबाजी। हाँ, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में तो रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। बिखरा हुआ है, उसको पूरे सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्बाद करके मोदी सरकार अपनी मर्जी से सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कर रही है, नौजवानों का रोजगार छीन रही है। इसको खत्म करने के लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए। आप मोदी जी को सुन लीजिए, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री है, अपनी मर्जी से वो करेंगे। वो जहां गलत करें वहां घेर लो उनको। विपक्ष का क्या काम है? अरे सुनने नहीं है, चक्का जाम कर दो। सुनने में क्या होता है, चक्का जाम कर दो। हम सुना रहे हैं, अब हमें पकड़ के ले जाए पुलिस, में चला जाऊंगा दिया, क्या हो जाएगा? आपको डर नहीं लगता? हम सिर्फ जो है अल्लाह और भगवान से डरते हैं। ना मैं मोदी से डरता, ना शाह से, ना केजरीवाल से, ना राहुल से, और कुछ हम तो कहते हैं कि देश का स्तर घटाने के लिए राजनेता जिम्मेदार है। शर्म नहीं आती है सत्ताधारियों को राहुल को पप्पू कहने में, और विपक्षियों को शर्म नहीं आती है, जलील है कि प्रधानमंत्री को फेंको कहते हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लोकतंत्र को घटिया स्तर पर ले जाता है। मेरा कहना है इलेक्शन कमीशन नकारा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाए कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चुनाव सभा में, चाहे सार्वजनिक किसी अन्य सभा में, वो कोई वक्तव्य देता है वो रिकॉर्ड होगा, और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो मंत्री पद से भी जाएगा, सांसदी से भी जाएगा, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं। अच्छा सुनिए, हाँ, चौकीदार चोर उन्होंने कहा ना, मोदी चौकीदार है तो वो चोर होने का सवाल ही होता, वो तो प्रधानमंत्री है। सेंस लगाओ, तो फिर सेंस लगाओ यार, चौकीदार है मोदी। अरे
अरे मोदी जी खुद कहते हैं चौकीदार आपके नहीं है, कहा है ना। जब मोदी जी चौकीदार कहते हैं तो मोदी जी को सुनो, मोदी जी के इतने आज्ञाकारी हो तो बीजेपी वाले जो कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, ये नेक्स्ट नेशन के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी के बाद, तो इसका क्या वो भी मान लो। जितना मुश्किल सवाल उतने मुश्किल जवाब देंगे, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। और अगर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है तो विपक्ष को बाहर करे। बहुत से अध्यादेश मोदी जी लाए हैं 9 साल में, अध्यादेश ला के काम निपटाया, अगर इतना देश से प्यार है तो सरकार ने वही तो किया जो तो फिर कर लो। जो बार बार मुद्दे उठाते हैं और अरे मुद्दे उठाने लायक नहीं है आपके हिसाब से, तो आप अपनी मर्जी से काम करो। 9 साल से तो कर ही नहीं हो। आपको मेमोरेंडम राष्ट्रपति महामहिम को भेजेंगे। मेमोरेंडम राष्ट्रपति कैसे वो बनी है, अगर ये इतिहास जानोगे तो अलग से मिलना। उनका नाम हमने ही रिकमेंड किया था कि 75 साल में कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है। नाम बताए थे कि शिबू सोरेन को बनाओ, अनुसुईया उइके को या मुर्मू जी को, तो बीजेपी ने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। पहला आर्टिकल मैंने लिखा था, दे दूंगा आपको। सरकार में पहले तो क्या था कि जो आपकी जंतर मंतर था, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक आप लोग जो है मार्च करके अपनी बातें रख सकते थे। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, जंतर मंतर को बिल्कुल सीमेंट कर दिया, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दी है कि पूरे देश के सारे राज्य वहाँ उस छोटी सी जगह में ही अपना जो है धरना प्रदर्शन, चीखना चिल्लाना वो कर दे। और ये तो होता ही आया, माइक बंद कर देते हैं, जाति देख के जो है ना बोलने का, स्पीकर को बोलने का, जो है ना MP MLAs को बोलने का मौका दिया जाता है। तो ये सारा जातिवाद, परिवारवाद, ये तो इस देश में प्रचंड रूप में है ही है।